रोमांटिक कहानियाँ पर आप सभी का स्वागत है। मैंने यही सोचा था कि आज सासू माँ घर पर नहीं है तो मैं भी उनके साथ बाहर ही सो जाऊंगी। साथ ये भी पता चल जाएगा कि क्या करते हैं रात भर और क्या नहीं। लेकिन वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, आकर लेट गया और कहने लगा कि आज तो तुम पहले से भी ज़्यादा पहले आ गई हो। क्या बात है मेरी जान, ये लाल साड़ी में तो मेरी जान ही निकाल दोगी। उन्होंने मुझे बाहों में भर लिया और बोले कि घूंघट हटा दो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं भी इसी बात का इंतज़ार कर रही थी। मैंने साड़ी के नीचे कुछ भी नहीं पहना था। घूंघट हटाने से पहले साड़ी उतारना शुरू किया। उन्होंने मुझे देखा भी नहीं और मुझे लिपट गए। शादी के इतने वक्त हो गया था, लेकिन आज तक उनका ये रूप मैंने कभी नहीं देखा था। हम दोनों ने एक दूसरे को खूब प्यार किया। फिर उन्होंने मेरी टुंडी को सहलाने लगे, इतना कि जोश आ गया। और फिर उसके बाद एक छोटा सा घर था। इस घर में शादी करके आई हुए मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुआ था। मैं बहुत खुश थी कि चलो ज़्यादा लोग नहीं हैं, छोटा सा परिवार है, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए इतने बड़े बड़े मसले बन जाएंगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरा पति मुझे छोड़कर रोज़ बाहर जाकर सो जाता था, जबकि ना हमारी कोई लड़ाई हुई थी और ना ही कोई अनबन चल रही थी। फिर वह ऐसा कैसे कर सकता था? पहले मुझे लगा कि शायद उसे कमरे में नींद नहीं आती थी, पर जब मैं उसको कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ बाहर सो जाऊं तो वह बुरी तरह से घबरा गया। जैसे मैं सो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। फिर मुझे शक होने लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। और एक दिन मैंने एक प्लान बनाया और उस रात मुझे पता चल गया कि अपनी सुंदर बीवी के कमरे में अकेला छोड़कर मेरा पति जो बाहर सोया करता है उसके पीछे का राज क्या था। वह सारी रात अपना ही मेरा पति का नाम सुदेश है। सकल सूरत का अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी उम्र मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा थी। वह ट्रक चलाने का काम करता था, इसीलिए उसके पास पैसे भी थे, लेकिन घर देखकर ऐसा लगता था कि कभी उसने घर पर एक पैसा भी नहीं लगाया। शादी के वक्त उसकी माँ ने कहा था कि जब नई बहू घर आएगी तो हम घर की भी मरम्मत करवा लेंगे, आप बस हमें रिश्ता दे दें। माँ बाप ने रिश्ता दे दिया, क्योंकि मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी और मेरे बाद 7 बहनें और भाई थे। हम लोग गरीब थे और गरीबों के घर से रिश्ता भी गरीब घर से ही आता है। यह कोई विकल्प या नाटक नहीं होता जिसमें गरीबों की बेटी की कोई अमीर पसंद कर ले। एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में जाने वाली बात ही होती है, क्योंकि मेरे पति के घर में भी कुछ नहीं था। 2 कमरे थे, जिसमें से एक कमरा बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि उसमें एक बेड में नहीं आ सकता था। वह कमरा मेरी सासू माँ का था और मेरी सासू माँ भी बहुत ज़्यादा जवान थी। पहले तो मुझे लगा कि वह मेरी सासू माँ नहीं बल्कि शायद मेरे पति की बड़ी बहन है, पर मैं यह जानकर हैरान रह गई थी वो तो उसकी माँ भी थी। उसने कहा कि मेरी शादी बहुत छोटी उम्र में हुई थी, इसीलिए मैं ज़्यादा बूढ़ी नहीं लगती हूँ। मैं यह नहीं कहती कि कोई अच्छी बात थी, इतनी छोटी उम्र में शादी करना तो अच्छा नहीं होता, लेकिन अब सोचती हूँ कि अच्छा ही हुआ। बेटा जवान हो गया है, साल भर में दादी बन जाएंगी, लेकिन देखने से दादी नहीं लगूंगी। बस मेरी सास अच्छी थी, बुरी औरत नहीं लग रही थी। दूसरा कमरा हमारा था और यह कमरा भी तो इतना बड़ा नहीं था, छोटे कमरे से बड़ा ही था। हम दोनों के लिए यहाँ पर एक बेड रख दिया गया था और कुछ थोड़ा सा सामान था। घर छोटा था तो मैंने सोचा कि अच्छी बात है, ज़्यादा काम करना नहीं होगा, जल्दी जल्दी साफ सफाई हो जाएगी और 2 लोगों का खाना बनाना कौन सा मुश्किल काम होगा। इसीलिए मुझे रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। हाँ, ये था कि जो ख्वाब मैंने देखा था वह मेरे इस घर में कभी भी पूरा नहीं होने वाले थे, क्योंकि मेरा पति भी एक गरीब आदमी था। 3 लोगों के
हिसाब से उसके पास अच्छी कमाई थी, पर आगे चलकर क्या होता। मुझे भी बच्चे पैदा करने का बहुत शौक था। मैं चाहती थी कि साल भर में ही मेरा एक बच्चा पैदा हो जाए, मैं उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने लगूं। मुझे माँ बनने का बहुत ज़्यादा चाव था। मेरी माँ ने कहा था कि तुम फिक्र करोगी, मेरी शादी होते तो साल भर में बच्चा हो जाता, और तुम्हारी भी उम्र कम है, इसीलिए जो तुम चाह रही हो वो हो जाएगा। मैं भी खुश थी, पर शादी की पहली रात ही मेरे पति ने इतनी अजीब हरकत की, मैं हैरान रह गई। मेरे कमरे में आया, उसने मेरा घूंघट भी उठाया, मेरी थोड़ी तारीफ भी की, पर फिर मुझसे कहा कि मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम यहीं बैठो। और 2 मिनट से 2 घंटे गुजर गए, यहाँ तक कि 4 घंटे गुजर गए। सुबह की रोशनी हो गई, मैं भी बीच में सो गई। जब आँख खुली तो मेरे पति बाहर भी नहीं थे और रात के कमरे में भी नहीं आया। मेरी सास ने मुझसे पूछा कि सुदेश कहाँ है, तो मैंने कहा कि जी मुझे तो नहीं पता। तो वह कहने लगी कि क्या सारी रात तुम्हारे कमरे में नहीं आया। मैंने कहा कि नहीं, शायद वो अपने दोस्तों के साथ था। मेरी सास ने कहा कि उसके कौन से दोस्त हैं, उसकी किसी से दोस्ती नहीं है। चलो मैं पूछती हूँ कि वो कहाँ था। तैयार हो जाओ, अभी तुम्हें देखने के लिए लोग आने वाले होंगे। मुझे दिखाई की रस्में होनी है। मैं रस्म में उलझ गई और दिल में यही सोचने लगी कि शायद शादी का पहला दिन था, वो थक गया होगा। लेकिन अगले दिन भी वह मेरे कमरे में नहीं आया। वह शाम तक कमरे में आ जा रहा था, कभी अपनी चीज़ें लेने के लिए आता तो कभी आराम करने के लिए, लेकिन रात को कमरे से गायब हो गया। और तीसरे दिन जाकर मुझे पता चला कि मेरा पति क्या कर रहा है। हमारे इस छोटे से घर में बिल्कुल एक साइड पर छोटा सा आंगन बना हुआ था। पहले मुझे लगा कि यह अलग से हिस्सा बना हुआ है जानवर पालने के लिए, लेकिन फिर समझ में आ गया कि यह छोटा सा आंगन है। जगह बहुत गंदी थी, लेकिन अगर इसको साफ किया जाता तो वहाँ पर बैठकर हम शाम की चाय पी सकते थे। कुछ इस तरह का माहौल था। मेरा पति वहाँ पर एक चारपाई पर अपना बिस्तर बिछाकर सोने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा कि आप यहाँ क्यों सो रहे हो, हमारी शादी हुई है, आप हमारे कमरे में क्यों नहीं सोते। तो उसने मुझसे कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसीलिए मुझे कमरे में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मैं कमरे में नहीं सो सकता। मैं कमरे में सोता हूँ तो मेरा दम घुटता है। तुम जाकर सो जाओ, ज़रा मौसम अच्छा हो जाएगा तो मैं अंदर आ जाऊँगा। वैसे भी यह सितंबर का महीना चल रहा था, मौसम तो अच्छा होने ही वाला था, इतनी भी गर्मी नहीं थी। और फिर पति पत्नी की शादी हो जाए तो उन्हें सिर्फ सोना नहीं होता है, एक साथ बैठकर कोई बात भी करनी होती है, कोई बंदा दिल की बात कर लेता है। तो मेरे पति को इन चीज़ों का कोई शौक़ नहीं था। वह तो ऐसा बैठा था जैसे उसकी पहली शादी नहीं हुई थी। उसकी अंदर पहली शादी वाला कोई भी लक्षण नज़र नहीं आ रहा था। मेरी तरफ से तो देखता ही नहीं था। मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गई, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन थी। मुझे पूछने का तो हक था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। सोचा था कि 2-3 दिन बाद शायद खुद ही कमरे में आ जाएगा, शायद गरम शर्मा रहा है। हाँ भाई, अब यह ज़रूरी तो नहीं है सिर्फ औरतें ही शर्माएं, आजकल तो मर्द भी शर्मा जाते हैं। यह तो अपनी पुरानी करतूतों पर या फिर बिना वजह, लेकिन थोड़ी बहुत शर्म भी उनको आती है। गुस्सा तो मुझे बहुत ही आ रहा था, क्योंकि उसने हमारी शादी की रात को भी बर्बाद कर दिया था और अब तीसरे दिन बाहर जाकर सो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरा मजाक बना रहा है और ये कर रहा था तुम्हारे साथ नहीं सोना, क्योंकि तुम तो सोने के काबिल नहीं हो। क्या हो रहा था, जब सितंबर का महीना आता तो उसके बाद मौसम बदल जाता है। इतना तो बदल ही जाता है कि इंसान कमरे के अंदर आँखों में नींद लेकर सो सकता है। लेकिन मेरा पति अब भी यही बहाना कर रहा था कि मुझे बहुत गर्मी लगती है, जबकि वह तो शाकाहारी था, दाल सब्जी खाने वाला आदमी था। उसे तो
इतनी गर्मी नहीं लगनी चाहिए थी। इस घर में तो लहसुन का इस्तेमाल भी नहीं होता था, फिर इसको किस चीज़ की गर्मी लगती थी। इससे कमरे में बैठा नहीं जाता था। उसने अपना एक मोबाइल भी रखा हुआ था जो बहुत ज़्यादा महंगा था। वह उस मोबाइल पर फिल्में लगाकर बैठकर देखता रहता था और बाहर चारपाई डालकर उसी पर सो जाता। मैं पूरी तरह ही गुस्से में थी। मैं उसका इंतज़ार करती रहती थी। कभी तो यह मेरा ख्याल आएगा ना तो शादी करती और ना तो शादी शुरू में ही ऐसा होता, लेकिन मेरा तो 1 घंटा भी अच्छा नहीं गुजर रहा था। इसीलिए मैं परेशान थी। यह बात मेरी सास तक भी पहुंच गई। उन्होंने कहा कि क्या बात है, लड़ाई हुई है क्या? मैंने कहा कि माँ जी, लड़ाई तो तब होगी ना जब वह मेरे पास साथ बैठेंगे। वह तो मेरे से ही साथ नहीं बैठते तो लड़ाई कैसे होगी? वह तो पहले ही दिन से ऐसा कर रहे हैं। मेरी सास भी मेरे सामने थोड़ी सी शर्मिंदा हो गई और उन्होंने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं उससे बात करती हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि उसे कमरे में नींद नहीं आती। वह तुम्हारे आने से पहले भी बाहर ही सोता था, लेकिन अब तो शादी हो गई है तो उसे थोड़ा सा तो ख्याल रखना ही चाहिए। अगर वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगा तो ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ेगा? मेरी सास ने तो सीधी बात कर दी। मुझे भी अच्छा लगा। सीधी बात कर देने के वाले लोग ही अच्छे होते हैं। बस जो बात है उसे बोल दे तो बेहतर है। उन्होंने मेरे पति को समझाया और वह एक दिन ही मेरे कमरे में सोया, लेकिन आज की रात उसकी हरकतें देखकर मैं हैरान हो रही थी। वह बहुत ज़्यादा बेचैन था। बार बार कहता था सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, और मैं हैरान हो जाती थी कि इसको क्या हो गया है, इसको सुबह होने का इतना इंतज़ार क्यों है। वह पूरी रात मुझसे मुंह फेरे सो गया। इससे तो अच्छा था कि बाहर ही सो जाता। मुझसे उसने कोई बात नहीं की, मेरी तारीफ भी नहीं की, मुझे पग फेरे के लिए भी लेकर नहीं गया। अपनी माँ के घर जाकर मुझे झूठ बोलना पड़ा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है। उन्होंने भी कहा कि ऐसा कौन सा काम में बिजी है, रात से पहले घर तो आ जाता और हम लोग कौन सा जल्दी सोते हैं। तुम रात को ही दामाद जी को ले आती, साथ बैठकर चाय पी लेते। पर मुझे पता था कि किस तरह के आदमी से मेरी शादी हुई है। मुझे शायद अब बार बार झूठ बोलना ही पड़ता। यह भी उन लोगों में से था जो बीवी के घर वालों से कुछ ज़्यादा ही अहमियत नहीं देते और उन्हें ज़्यादा अच्छा नहीं समझते। बस लड़की तो घर आ गई, अब उनसे क्या मेल मिलाप रखना। 2-4 दफ़ा मेरे पति कमरे में भी सोया था, लेकिन उसका होना ना होना एक बराबर था। अब 2 महीने गुजर गए तो मेरी सासू माँ कहना शुरू कर दी कि बहू, तुम्हारे यहाँ कोई खुशखबरी नहीं है। मैं उनको क्या बताती कि मेरे यहाँ खुशखबरी कैसे आएगी। मैंने कहा कि नहीं माँ जी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ भी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? पहले बच्चे पर तो पता नहीं चलता। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। मैं उनको समझाना चाह रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं कुछ बोल नहीं पाई थी और वह मुझे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने भी साफ कह दिया कि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इतनी जल्दी क्यों हैं? तो मेरी सास ने कहा कि पोते पोती की शक्ल देखना चाहती हूँ, इसीलिए उन्होंने कहा कि आ जाएगा पोता पोती, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। जब मैं अपने पति से इस बारे में बात की तो उसने मेरी बात पर गौर से नहीं सुनी। अगर मैं उससे बात नहीं करती तो किससे करती? और मेरा मामला था, वो मेरा पति था, लेकिन उसने कहा कि माँ हो तो ऐसे ही करती है, उसे तो हर काम में जल्दी रहती है। मैंने कहा कि अच्छा, फिर आपकी शादी करवाने की जल्दी ही क्यों थी? आपने तो मुझसे अभी तक आपको और मेरी सोच नहीं मिलती। मेरे पति ने मुझसे
मुंह भर कर कह दिया कि तुम्हारे मुंह में तो जुबान भी है। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल जुबान भी है और 12वीं क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। आपका जो रवैया है ना मेरे साथ वो ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा ठीक करें और अपने कमरे में सोया करें। पत्नी हूँ मैं आपकी, खरीद के नहीं लाए हो आप। मुझे समझ आ गई कि मैं आम लड़की नहीं हूँ और इतने तो उसे समझ आ जानी चाहिए थी। 2 महीने से तो उसने तमाशा बना रखा था। भला ऐसा कोई भी करता है क्या अपनी पत्नी के साथ? हमेशा ही यह समाज लड़की के पीछे पड़ा रहता है। पहले तो यह लड़की क्यों पैदा कर की है और फिर पैदा हुई तो गोरी क्यों नहीं है, काली क्यों है, सांवली क्यों है, और फिर बड़ी हो गई तो पढ़ क्यों नहीं रही है? पढ़ रही है तो क्या पढ़ रही है, और अगर पढ़ रही है तो अच्छे नंबर क्यों नहीं ला रही है? शादी की उम्र होगी तो उसकी शादी करवा दो। शादी हो जाए तो जल्दी जल्दी बच्चा पैदा हो जाए, और अगर बेटी पैदा हो जाए तो बेटा पैदा क्यों नहीं हुआ? औरत को कहीं भी सुकून नहीं मिलता। मेरी सास भी मेरे पीछे पड़ चुकी थी, वह बहुत जल्दी में थी। वह चाहती थी कि बस जल्दी जल्दी बच्चे पैदा हो जाए। एक तरफ तो सोचा जाए तो शायद उनके लिए सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी में और रही क्या गया था? उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली थी। अब वह दादी बनना चाहती थी और वह कह रही थी कि बच्चे पैदा कर लो, मैं पाल लूँगी। और ऐसा नहीं था कि वह मेरे साथ अच्छी नहीं थी, घर के कामों में मेरी मदद भी करती थी। पर जब उनका बेटा ही मुझे वक्त नहीं दे रहा था तो वह संतान कहाँ से होती? लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि जिस तरह वह मुझसे बार बार पूछती हैं, अपने बेटे से भी पूछती हैं। तो एक दिन दोनों बाहर बैठकर चाय पी रहे थे और मैं रसोई घर में खड़ी पकौड़े तल रही थी। मुझे उनकी आवाज़ें आ रही थी। अगर मैं थोड़ा सा गौर करती तो मैं समझ जाती कि वह क्या बोल रही हैं। मेरी सास ने मेरे पति से कहा कि बेटा तुम्हारी शादी हमने क्यों करवाई थी? तुम्हारी पत्नी तुम्हारी ज़िंदगी में है, उसका हमें क्या फ़ायदा? मैंने उसे घर के कामों के लिए नहीं रखा है। इस घर में काम ही कितने हैं? मुझे तो तुम्हारे बच्चों की शक्ल देखनी थी। तुम क्या कर रहे हो? अभी तक क्या उसने अपने साथ कुछ नहीं किया, या फिर बच्चे पैदा नहीं करना चाहती? मुझे लगा कि मेरे पति सीधा यही कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया था। मुझे तो खुद बच्चों का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पति ने जो बात कही वह सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी ही बेहोश हो जाऊंगी। उसने कहा कि 4 महीने हो गए हैं अम्मा शादी को, आपको अभी तक समझ नहीं आया? आपकी बहू कोई संतान नहीं होने वाली है, क्योंकि वह संतान पैदा नहीं कर सकती, वह बांझ है। जैसे ही मेरे पति ने यह बात बोली, मेरी सासू माँ भी हैरान रह गई। सास ने कहा कि क्या कह रहा है? इस बात का क्या मतलब समझता है कि मैं कभी भी तेरी संतान की शक्ल नहीं देख पाऊंगी? तो मेरे पति ने कहा कि हाँ, इसका मतलब यही है। डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, हो सकता है कोई इलाज हो, लेकिन माँ ऐसा इलाज बहुत महंगा होता है और हम गरीब लोग हैं। जितने में इलाज होना है ना, उतने में दूसरी पत्नी आ जाएगी, इसको आज़ाद करवा देते हैं। मैंने यह बात क्या सुनी कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं और अपने पति को जाकर पूछूं कि यह क्या झूठ बोल रहे हो। मेरी सासू माँ भी रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब इसमें कोई भी गलती नहीं है, तो ठीक कह रहा है। आजकल ये सब कुछ बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हमारा तो नुकसान हो गया ना। हमें क्या पता था कि ऐसी निकलेगी। मैंने वहीं बर्तन फेंका और पाँव मारती हुई अपने कमरे में चली गई। उन लोगों को यह बताना चाहती थी कि मैं उनकी बातें सुन ली है और शायद उनको पता भी चल गया, लेकिन इसके बाद मेरी सास ही तेवर देख रही है। अभी तक वह मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन अब शायद उनको मेरी इस हरकत के बाद गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि हाँ, संतान नहीं दे सकती और ये हमें तेवर भी दिखाती फिर रही है। मेरा पति कमरे में आया तो मैंने कहा कि ये क्या कह रहे थे अपनी माँ से कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा नहीं हो सकता।
आप ऐसे बातें कैसे कर सकते हैं जब आपको पता है कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो उसने आगे से बहुत ही अजीब तरह की बातें कर दी। उसने कहा कि जाओ मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आओ और ऐसी बातें नहीं करो। मैंने माँ जी से कहा, उसने हम दोनों को फ़ायदा उठाया है। मैंने कहा कि कैसे फ़ायदा हम दोनों का? आपने मुझे उनके सामने इतना बुरा बना दिया। आप तो बाहर चले जाएंगी और वो मुझे बातें सुनाएंगी, पूरे ख़ानदान को बताएंगी। आप मुझे बदनाम करना चाहते हो। कहीं आपके अंदर तो कोई कमी, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पति का हाव भाव उठ गया। उसने कहा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल नहीं पसंद जो पति के सामने 10 फीट के जुबान निकाल के बातें करती हो। चुपचाप बैठ जाओ। मैं जाकर हम दोनों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन जिस तरह वह मुझ पर चलाया हुक्म करता था, डर जरूर गई थी। मैं भी तो एक आम सी लड़की थी। मैं कौन सी दुनिया में जंग लड़ती थी। पर इस बात पर मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे पति ने मुझे बदनाम कर दिया, झूठ बोला, मेरे खिलाफ बातें की। मैं सारी रात रोती रही और फिर से बाहर ही सो गया। और अब उसने अपनी माँ को भी ये कह दिया है, इसीलिए बाहर सोता हूँ, क्योंकि उसके साथ रहकर भी कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मैं क्या गर्मी में सोऊं। लेकिन गर्मी का बहाना भी अब ख़त्म हो गया था। मौसम बदल चुका था, फिर भी वह बाहर ही सोता था। 2-2 कंबल लेकर सोता था, लेकिन अंदर नहीं आता था। इस बात पर उसकी अपनी माँ भी उसे कहती थी कि अंदर जाकर सोया कर, नहीं तो बाहर पड़ा सर्दी से बीमार हो जाएगा। लेकिन वो मेरे कमरे में नहीं आता। अब मेरा दिमाग दूसरी तरफ चल रहा था। क्या वजह थी कि वह मेरे पास नहीं आता? मैं सुंदर थी, जवान थी, इससे ज़्यादा कम उम्र थी। तो फिर वजह क्या थी? क्यों मेरी तरफ नहीं देखता? और एक दिन मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, लेकिन बहुत ज़्यादा अजीब हुआ। हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर सी लड़की दाखिल हुई और उसने आकर कहा कि थोड़ी शक्कर मिलेगी। मेरी सास ने मुझे आवाज़ दी और कहा कि यह निर्मला को शक्कर दे दो। शायद मेरी सास उसे पहले से जानती थी। यह लड़की मुझे अजीब इसलिए लगी क्योंकि इसमें बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। उसको साड़ी पहनने का ढंग बिल्कुल नहीं आता था। इसका सारा शरीर नज़र आ रहा था और वह बहुत मटक मटक के चल रही थी। बिल्कुल ऐसे लग रही थी जैसे जो मर्दों को अपने पीछे 1 मिनट में लगा लें और पता भी ना चले। मैंने अपनी सास से बाद में पूछा कि यह कौन है, तो उन्होंने कहा कि यह हमारे पड़ोसी है। हमारे घर की दीवारें और उनकी दीवारें एक ही है और वो लोग हमसे भी ज़्यादा गरीब हैं, इसीलिए कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। मैंने कहा कि ये लड़की कैसी है, तो उन्होंने कहा कि इस लड़की के बारे में तो सारा मोहल्ला बातें करता है, लेकिन हमारे साथ बुरे नहीं हैं। जब तू नहीं होती थी और मैं बीमार हो जाती तो यही इस घर में आकर घर का सारा काम कर जाती थी और खाना वगैरह भी बना कर जाती थी। इसीलिए कभी कभी आ जाती है, इस चीज़ मांगती है तो मैं दे देती हूँ। लड़की बुरी नहीं है, लेकिन इसके बारे में सारा मोहल्ला ऐसे ही बातें करता है। हम तो किसी की बेटी को बुरा नहीं कहते, हम खुद की बहू बेटी वाले हैं, बाकी भगवान जाने की क्या बात है। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि तू अपनी बेटे की शादी निर्मला से कर दो, लेकिन मुझे यह लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, इसीलिए मैंने तुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था। लेकिन तूने भी हमें आकर कौन सी खुशी दे दी। तू तो कभी भी माँ नहीं बन सकती। मेरे पति ने मुझ पर यह कहा था कि अपनी सास को ये कभी मत बताना कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि मैं नहीं पता इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा प्लान है। हम दोनों को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अभी हमने बच्चा पैदा नहीं करना है और जो मैं कह रहा हूँ उसके पीछे मेरा बहुत बड़ा प्लान है, वरना तो खुद बता देना। इतनी सुंदर हो, मैं क्या तुमसे दूर रहूँगा, लेकिन अभी मैं कुछ और नहीं कह सकता। तुम मुझ पर थोड़ा सा भरोसा रखना।
मैं अपनी सास के सामने कुछ न बोली और अपने पति की बातों में आ गई। मैंने सोचा कि यह बात तो ठीक है, सुंदर तो मैं हूँ और मैं उसकी पत्नी हूँ, तो फिर अगर वह मुझसे दूर रह रहा है तो इसका मतलब है कि कोई और ही बात है। चलो भरोसा करके देख लेती हूँ, क्योंकि भरोसा ना करूँ तो और क्या करूँ। इसीलिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा। वह मुझे बार बार कहती थी कि तेरे यहाँ संतान पैदा नहीं होने वाली, और मैं चुप कर सुन लेती थी। बुरा लगता था, लेकिन आगे तो जवाब नहीं देती थी। मैंने अपने पति से भी पूछा कि कौन सा प्लान है आपका, आप लोगों के पास क्या है जिसके लिए आप प्लान बना रहे हैं। प्लान तो किसी चीज़ के लिए बनाए जाते हैं। अगर माँ पोता पोती की शक्ल नहीं देखेगी तो क्या हो जाएगा, और अगर देख लेगी तो तब क्या होगा। जो आप मेरे साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। मुझे बताएं तो मेरा पति बड़ी बड़ी बातें करके बात को घुमा देता और कहता कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी है, तुम्हें एक दिन ज़रूर पता चलेगा, तो सबसे ज़्यादा तुम्हें ही खुशी होगी, बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। तुम परेशान नहीं हो, जो चल रहा है ऐसे ही चलने दो। रात होती तो मैं अपनी सास भी अब कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर कर सो जाती थी, और मैं भी अपने कमरे में सो जाती थी, पर दरवाज़ा बंद नहीं करती थी कि शायद मेरा पति रात को उठकर आएगा, क्योंकि एक कल की सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी थी और बाहर बहुत सर्दी होती थी। लेकिन एक दिन मैं सोचने लगी कि रात होती तो हम सब तो सो जाते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि मेरा पति हम दोनों के सोने के बाद कोई हरकत करता है और मुझे सिर्फ घुमा रहा है, कह रहा है कि कुछ मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा। अगर कोई ऐसी बात, इतनी बड़ी बात होती तो मुझे ज़रूर बताना चाहिए था। उसके पास कोई ना कोई जवाब तो होना चाहिए था, पर उसके पास तो कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब है कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रहा था, और अब मुझे सारे मामले को अपने हाथ में लेने की ज़रूरत थी। मुझे पता लगाना था कि मेरा पति रात को क्या करता है। मैं काफ़ी दिनों से प्लान बना रही थी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। एक रात मेरी सास ने कह दिया कि मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ, रात वहीं पर रहूँगी, और मेरे पति ने फ़ौरन हाँ कर दी। तुम जाओ, क्यों नहीं जाती हो, जाया करो। पता नहीं उसका इसमें क्या मतलब था, लेकिन मैं खुश हो गई कि आज ही मैं अपना प्लान पूरा कर सकती हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी सास चली गई तो मेरा पति मुझसे एक अजीब सी जिद करने लगा, कहने लगा कि तुम भी अपनी मम्मी जी के घर चली जाओ, कुछ समय वहाँ पर गुजार लो। कितने दिन हो गए हैं तुम गई नहीं हो। अब तक मुझे पक्का यकीन हो गया कि यह तो कुछ और ही करना चाहता है। पहले माँ को घर से भेजा और अब मुझे भी निकालना चाहता है। मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाना है, मेरा मन नहीं लगता वहाँ, घर में बहुत काम है, मुझे कपड़े धोने हैं। उसने कहा कि अरे काम तो कभी ख़त्म नहीं होते, चली जाओ ना। मैंने कहा कि आप भी चलो मेरे साथ, आप तो इतने दिनों से मेरे घर वालों से मिले नहीं हों, आप तो उनको फ़ोन भी नहीं करते, आप भी चलें, रात वहीं रहेंगे, फिर एक ही कमरे में दोनों को सोना होगा, खाना खाएंगे। मेरी मम्मी जी बहुत अच्छा खाना पकाती हैं। तो इस बात पर उसका मुंह लटक गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाता। ठीक है, तुम भी अपने काम कर लो, नहीं जाओ, लेकिन थक जाओगी, काम ख़त्म करके जल्दी सो जाना, मैं भी अंदर से चला जाऊंगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि तुम्हें अकेले डर नहीं लगता। मैंने कहा कि नहीं, मुझे अकेले डर नहीं लगता। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। मेरा बस चलता तो मैं उसी सारी बातें सुना देती, कहती कि तुम जो कह रहे हो ना, उनके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि आज ही तो मुझे मेरा प्लान पूरा करना था और यह आज ही हो सकता था। मेरे पति ने कहा था कि रात को देर से आऊँगा। मैंने सारे काम वगैरह ख़त्म कर लिए और अपने कमरे में बिस्तर के ऊपर तकिया रख कर
चादर डाल दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कब से सो रही हूँ और मैं जाकर अपने पति के बिस्तर पर सो गई। मैंने पहले से ही उसका बिस्तर बिछा दिया, ऊपर 2 रजाइयाँ भी रखी थी। अब मैं उस बिस्तर के अंदर थी, लेकिन मैं भी दुबली पतली सी थी, इसीलिए उसे पता नहीं था। मैं उसे देख रही थी कि वह क्या कर रहा है। घर में आया और पहले मेरे कमरे में गया, शायद यह देखने के लिए कि मैं सो रही हूँ या नहीं, बल्कि कमरे के अंदर नहीं गया था, बस बाहर से ही देखकर वापस आ गया था। शायद देखना चाहता था कि मैं वहीं हूँ या नहीं। उसके बाद वह रसोई घर में चला गया और खाना खाने लगा, जो मैंने पहले से ही उसके लिए निकाल कर रखा था। फिर हाथ मुंह धोकर अपने मोबाइल लेकर बिस्तर की तरफ पहले से उसने दीवार पर जोर से एक पत्थर मारा। उससे टक टक की आवाज़ आई। मैं समझ नहीं कि उसने ऐसा क्यों किया, और जैसे ही वो बिस्तर में लेटा तो मैं समझ गई कि हैरान हो जाएगा कि मेरी पत्नी यहाँ पे क्या कर रही है। मैंने यह सोचा था कि आज सासू माँ घर में नहीं है तो मैं भी बाहर उसके साथ ही सो जाऊंगी। साथ ये भी तो पता चल जाएगा कि करता क्या है और क्या नहीं। लेकिन वह बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ, आकर लेट गया और कहने लगा कि आज तो तुम पहले से ही यहाँ पर आ गई हो, क्या बात है मेरी जान, मेरी याद आ रही थी क्या? इसे सुन के मैं तो जैसे बिल्कुल ही परेशान हो गई थी। ऐसा क्यों कह रहा है कि आज तुम जल्दी आ गई हो? तो मैं उससे पहले बाहर ही नहीं आई थी और इतने प्यार से तो वो मुझे बुलाता भी नहीं था। उसने कहा, क्या हो गया है तुम्हें, क्यों मुंह फेर कर बैठी हो? हाँ मुझे पता है, तुमने नई साड़ी मांगी थी ना। देखो मेरे पास पैसे नहीं थे, जब से मेरी पत्नी आई है ना इसके भी खर्चे हैं, इसीलिए पैसे नहीं होते हैं। तुम फिक्र ना करो, मुझे बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, तभी तो आज से देर आया हूँ। बस ऑर्डर की डिलीवरी दे दूँ तो फिर उसके बाद मैं अपनी जान के लिए वही गुलाबी वाली साड़ी लाऊंगा जो तुम्हें पसंद थी, और जिस जगह बैठकर तुमने पानी पूरी खाई थी ना वहीं पर दोबारा चलेंगे। इसका मतलब है कि मेरे पति किसी और के साथ मज़े कर रहा था। उसने उसे खाना खिलाया था, उसके साथ वो बाहर आता जाता था। लेकिन यह लड़की कौन थी जो हमारे घर के अंदर में आ जाती थी और फिर उसके मुंह से वो लफ्ज़ निकल ही गया जो मैं सुनना चाहती थी। उसने कहा, निर्मला क्या हो गया है तुम्हें? जैसे ही उसने कहा निर्मला क्या हो गया है तुम्हें, मैं समझ गई कि यह साथ वाले घर में रहने वाली लड़की है। क्या बात कर रहा है? इसका मतलब है कि मेरा पति के साथ वाले घर में रहने वाली लड़की के साथ ही चक्कर चल रहा था। वह रात को अपने घर की दीवार फान के यहाँ पर आ जाती थी, तभी तो उसने दीवार पर पत्थर मारे थे। शायद सिग्नल दे दिया था कि मैं आ गया हूँ, तुम भी आ जाओ। उसके घर वालों को भी पता नहीं था कि उसकी बेटी क्या कर रही है। उसने कहा, मेरी तरफ देखो तो सही। और जैसे ही मैंने उसके तरफ देखा, वह बिस्तर से ऐसे उठा कि जैसे उसने मुझे नहीं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे सपने को देख लिया है। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद निर्मला भी वहाँ आ गई, क्योंकि उसे भी तो पता मिल गया था कि सिग्नल मिल चुका है। मैंने भी उसे एक धक्का दिया और अपने पति को भी, और कहा कि बताती हूँ कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। मैं सीधा अपने घर चली गई और वहाँ जाकर अपनी सास को भी फ़ोन कर दिया और उनको भी सब कुछ बता दिया। अगले दिन मेरा पति अपनी माँ और मेरे घर वालों को मेरे सामने किसी मुजरिम की तरह बैठा था। निर्मला के घर वालों को ये भी बात नहीं पता था कि जब उनको पता चली तो उन्होंने निर्मला को 2-4 थप्पड़ भी लगाए और कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, तू शादीशुदा मर्द के साथ चक्कर चलाती है। उसके बाद उन्होंने निर्मला को कहीं भेज दिया। लेकिन मेरी सास ने फिर जो मेरे पति की क्लास लगाई, मेरे पति को थप्पड़ भी लगाए और कहा कि तुम तो मेरे सामने मेरी बहू को बुरा बनाकर बैठा था, इतना गिरा हुआ मर्द है तो वह फिर तुझे वही पसंद थी तो पहले बता देता। मैं पहले ही
तुझे ठीक कर लेती। तो कहने लगा कि मुझे तो पता था कि आप कभी उससे मेरी शादी नहीं करवाओगी, और मैंने सोचा कि अगर मैं इस तरह से अपने रवैया रखूँगा तो मेरी पत्नी जल्द ही भाग जाएगी, लेकिन ये भी अभी तक नहीं भागी। तो मैं सिर्फ निर्मला से ही प्यार करता हूँ, उसी से साथ रहना चाहता हूँ। अब मेरा यहाँ पर रहना, बातें करना अच्छा नहीं था। इसी आदमी ने मेरी ज़िंदगी के साथ 8 महीने बर्बाद किए और अब मुझ पर तलाक का कलंक भी लगने वाला था। मैंने सोच लिया था कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी और मैंने जाकर केस कर दिया। जब कोर्ट ने मैंने सच्चाई बताई तो हम लोगों की तलाक जल्दी हो गई और सारा मामला रख रखाव हो गया। मेरी सासू माँ, जो कि अब मेरी सासू माँ नहीं है, लेकिन अभी मैं कभी कभी उनसे फ़ोन पर बातें कर लिया करती, उनका हाल पूछ लेती। उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगी क्योंकि उनके बेटे से गलती थी, और मैंने यही कहा कि आप अपने बेटे की शादी निर्मला से करवा दें, नहीं तो वह फिर इस तरह कोई हरकत करेगा। पर वह कहती हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ ऐसा नहीं होगा, मेरे मरने के बाद बेशक रहे तो वही कर लेगा। तू मेरा कितना ख्याल रखती थी और उसकी वजह से तू भी मेरी ज़िंदगी से चली गई। भगवान ने मुझे कोई भी बेटा नहीं दी थी, मैंने तुझे ही अपनी बेटी समझ लिया था। मैं अपनी सास से फ़ोन पर बातें करती रहती हूँ, कभी कभी मिलने भी चली जाती हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उनके बेटे को माफ़ नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी थी, और जब कोई माफ़ी ना मांगे तो फिर आप कैसे किसी को माफ़ कर पाओगे। इसीलिए मैंने अपनी ज़िंदगी का जो भी फैसला लिया, मुझे उस पर कोई भी दुख नहीं था। मैंने बहुत अच्छा फैसला किया। ऐसे मर्द कल को ना तो अच्छा पिता बन सकता है और नहीं अच्छा पति बन। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फिर मिलती हूँ आपसे दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें और अपना ख्याल रखें।